मैंने लगा दी है रिकॉर्डिंग पे भैया, मैंने किसने लगा लगाई दी। थी? मैंने लगाई है अभी। नेटवर्क हाँ हाँ, नेटवर्क बिल्कुल आते हैं तो सही ही है, लगाना। बिल्कुल सही नेटवर्क है। ठीक है, मैं भूल गया हूँगा। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम एनपीओ कहते हैं, ये कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं आते। इनका मेन काम प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज और प्रमोशन करते हैं। किस चीज का? स्पोर्ट्स का, चैरिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर, वर्क एंड सॉरी आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, एग्जाम्पल में ये आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कॉलेज स्कूल आ गए, रिलीजियस के अंदर टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह सब है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपका बीसीसीआई स्पोर्ट्स क्लब आ गए, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन में आपके सीएसओ आ गया या कोई और इंस्टीट्यूशन है। रिक्रिएशन और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्लब, लाइब्रेरी। आपको बेसिकली याद रखना है, जो प्रॉफिट नहीं कमाते वो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट में आते हैं। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ दो है इनके। पहला है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को या ग्रुप को। ठीक है, या रिक्रिएशन फैसिलिटी देते हैं। रिक्रिएशन मतलब उनको कुछ, उनके अंदर कोई नई जो नया टैलेंट टाइप है उसको वो क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, एफिशिएंसी उनकी बढ़ाते हैं। और दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये वेलफेयर करते हैं। किसका? सोसाइटी का। या प्रमोशन करते हैं रिलीजियस, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स को। इनको बढ़ावा देने का ये काम करते हैं। अच्छा, जब ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो पैसा तो कहीं ना कहीं चाहिए होगा ना इन्हें। भाई बिना बिना प्रॉफिट कमाए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन्हें कहीं से तो पैसा मिलेगा। तो पैसा इनको मिलता है इन 5 जगहों से मेनली। ये मेजर सोर्सेज हैं इनके। पहला मेजर सोर्स क्या है इसमें? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। इनके कुछ मेंबर्स होंगे, वो सब्सक्रिप्शन देंगे। डोनेशन होता है, पर डोनेशन इनका 2 तरीके का होता है। एक होता है स्पेसिफिक, ये आगे मैंने लिखा हुआ है, और एक होता है आपका जनरल डोनेशन। ठीक है, आगे इनके बारे में लिखा हुआ है, वो तब बताएंगे। पर डोनेशन 2 तरीके का होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर हो जाता है, और कुछ आउटसाइडर होते हैं जो आपके काम उसमें नहीं होते, मतलब आपके अंदर नहीं, आपके मेंबर्स नहीं है, फिर भी वो आपको पैसा वगैरह देते हैं। और सरकार तो आपकी मदद करेगी करेगी, गवर्नमेंट ग्रांट्स तो आपको मिलेंगी मिलेंगी। ये सारा काम, ये सारे सोर्सेज होते हैं किसके? आपके एनपीओस के। ठीक है, एनपीओस यहां से पैसे को क्या करते हैं? अर्न करते, कमाते हैं। अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें तो एनपीओस के अंदर 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं, सिर्फ 3, ध्यान से सुनिएगा। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये इक्विवेलेंट होता है कैश बुक की तरह, कैश बुक की तरह होता है। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पी एंड एल अकाउंट मान लीजिए इनका। ठीक है, और बैलेंस शीट तो सभी में होती है। अब अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट को पढ़े तो क्या समझ में आता है? ये एक समरी है किसकी? कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट की क्या है? खाली समरी है। तो आप इसे एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये समरी ऑफ कैश बुक है, समरी ऑफ कैश बुक। ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग से, ये आपके बेसिकली थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनको आपने अगर नोट करना हो तो कर लेना, नहीं करना होगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर क्या है। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन रेज होते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट है क्या, समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरीके का अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। ये क्या दिखाता है? कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, और अगर वो आपको ये पूछे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो सिर्फ इतना है कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता। ठीक है, डज नॉट हैव। और दूसरा, ये डेट वाइज नहीं बनती। ठीक है, इसमें आपके कैश बुक में तो ट्रांजेक्शन बहुत बार रिपीट हो जाती हैं, इसमें ट्रांजेक्शन रिपीट नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई कैश बुक नहीं है, बनती कैश बुक की तरह पर कैश बुक नहीं है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूं क्योंकि मुझे इसमें कुछ और समझाना है। आप जब कैश बुक नोट करते हो, मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कुछ ट्रांजेक्शन पूछूं तो जरा मुझे जवाब दीजिएगा इसका। अगर आप कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए आपको रेंट मिलता है, आप रेंट लिखेंगे 2000 रुपए। फिर अगर आपको रेंट दूसरे दिन मिल जाए तो फिर आप रेंट लिखोगे, तीसरे दिन मिल जाए फिर रेंट लिखोगे, करेक्ट? यही करोगे ना, जितनी बार मिलेगा उतनी बार नोट करोगे। हाँ जी। लेकिन जब आप रिसिप्ट पेमेंट बनाते हो तब ऐसा नहीं करते। आप रेंट का अलग से लेजर बनाते हो और उसमें जो पैसा रिसीव हुआ होता है, मान लीजिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च सबका जो रेंट है वो एक साथ कलेक्ट करके एक साथ डाला जाता है रिसिप्ट पेमेंट के अंदर। कैश बुक के अंदर तो वो हर बार आएगा जब जब रिसीव होगा। मान लीजिए कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, 5 जनवरी को आपका एक बंदा सब्सक्रिप्शन देता है, आप कैश बुक में सब्सक्रिप्शन लिखते हो।
6 जनवरी को दूसरा दे जाता है, आप सब्सक्रिप्शन लिखते हो, 8 जनवरी को तीसरा दे जाता है, सब्सक्रिप्शन लिखते हो। लेकिन जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर डालते हो तो इसका क्या डालते हो? टोटल। इसका क्या डालते हो? टोटल। मतलब पूरा सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो आप डालते हो। तो ये कैश बुक से बिल्कुल अलग है। पता लग रही है कैश बुक से अलग क्यों है? रीजन समझ में आ रहा है? बस सर। हाँ जी भैया। ठीक है, कैश बुक से अलग इसलिए कि कैश बुक तो डेट वाइज बनेगी, डेट वाइज बनेगी तो वो हर डेट पे जो पैसा आएगा उसको रिकॉर्ड करेगी, चाहे वो एक ही हेड 10 बार रिपीट हो जाए, वो 10 बार लिखेगी। लेकिन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एक हेड को सिर्फ एक ही बार लिखेगा, वो उसका टोटल लिखेगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो पीएनएल, सॉरी अभी तो हम यहाँ पे हैं। अब आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए आपको उसका न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा। इसका एक न्यूमेरिकल होता है, इसलिए यहाँ पर ये जगह छोड़ी गई है ताकि मैं आपको फॉर्मेट सामने लिख के बता सकूं। आपको कुछ बातें इसकी समझनी पड़ेंगी फंड बेस की। सबसे पहले अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो ज्यादा आपके समझ में ज्यादा कुछ खास आने वाला नहीं है। इट इज अ टेक्निक ऑफ बुक कीपिंग अंडर विच सेपरेट सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस आर मेंटेन फॉर ईच वन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बकवास है। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये चीज है, आप कोई भी किसी भी चीज के लिए जो आपके यहाँ बेसिकली होता है हर साल या हर बार होता हो, उसके लिए एक फंड बनाते हो। फिर उस फंड से ही उस सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब क्या चलाता होगा अपने यहाँ? टूर्नामेंट्स। तो वो इन टूर्नामेंट्स के लिए क्या बनाता है? एक फंड बनाता है। अब होता क्या है, उसने टूर्नामेंट फंड तो बना लिया। अब होता क्या है कि कुछ जो अगल बगल के लोग होते हैं ना, वो टूर्नामेंट कराने के लिए पैसे देते हैं। तो वो जितना भी पैसा देते हैं वो इसी फंड के ऊपर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेपरेट सेट बन रहा है, सेपरेट सेल्फ बैलेंसिंग है ये। मतलब अपने आप इसका बैलेंस बन रहा है, इसका किसी अकाउंट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ना ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर एडजस्ट होने जा रहा है, ना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एडजस्ट होने जा रहा है। ये खुद अपने आप में क्या कर रहा है? अपने आप को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है? सेल्फ बैलेंसिंग कैसे कर रहा है? बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बराबर करना है। बैलेंसिंग करने का मतलब है कि इसी के अंदर सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। तो आप ऐड क्या कर गए इसमें? जो आपको इस फंड के लिए कोई डोनेशन मिला होगा। मान लीजिए टूर्नामेंट में आपने 10 टीमें बनाई थी और एक टीम से आपने 5,000 रुपए लिए थे, तो जाहिर सी बात है 50,000 रुपए टूर्नामेंट फीस आ गई होगी, करेक्ट? तो वो भी आपने इस फंड में जोड़ दी। अब क्या हुआ, 10 में से आपने कहा कि जो टीम मैच जीतेगी उसको हम 15,000 रुपए का प्राइज देंगे। तो यहां पर आपने टूर्नामेंट में क्या दे दिया? प्राइज दे दिया। तो आपका 15,000 रुपए इस फंड से क्या हो गया? चला गया। तो यहां पर इस अकाउंट के अंदर जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो सब एक ही जगह डाली जा रही होती हैं। इसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पर किसी खास पर्पस के लिए बना हुआ फंड होना चाहिए। बहुत सारे फंड बनते हैं, बहुत सारे। पहला एक तो फंड आपका टूर्नामेंट फंड ही हो गया। आप लोगों ने इसमें मैच फंड का नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स फंड होते हैं। ठीक है, और क्या, और कौन से फंड हो सकते हैं? स्पोर्ट्स फंड हो गया, मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, प्राइज फंड बना लेते हैं। तो बहुत सारे फंड होते हैं और हर फंड की इनकम को, हर फंड के एक्सपेंसेस को उसी के ऊपर चार्ज करते हैं। अब इसमें आपने क्या समझना है वो ये रहा। इसका पहले आपने ये चीज यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसमें मैं लिख दूंगा, इस वाले में आपको यहाँ पे मैं लिख के देता हूं। आपने करना क्या है? सबसे पहले फंड में ये इसका एक फॉर्मेट है, कौन सी चीज कहां जाएगी वो मैं सब यहीं पे लिख के बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले फंड आता है। ध्यान रखिएगा, अगर टूर्नामेंट फंड है तो सारी चीजें टूर्नामेंट वाली होंगी। अगर मैच फंड है सारी चीजें मैच फंड वाली होंगी। अगर स्पोर्ट्स फंड है तो सारी चीजें स्पोर्ट्स वाली चाहिए। फंड, जो भी फंड है उसे आप यहाँ पे लीजिए, उस पर ऐड क्या करिए? अगर कोई डोनेशन आ रहा है उस फंड के लिए, डोनेशन फॉर फंड, फंड के लिए कोई डोनेशन आ रहा है, आप उसे ऐड कर दीजिए। ऐड क्या करेंगे? इनकम ऑफ फंड, फंड की कोई इनकम है। फंड की इनकम कैसे हो सकती है? हो सकती है। यस सर। हम क्या करते हैं? फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो असल में उससे इनकम आती है। तो इनकम ऑफ फंड, या ये कहीं ब्रैकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं इस फंड से रिलेटेड, उनको आप इसके ऊपर क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। और क्या ऐड करोगे? इनकम तो हो गया, लेस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? तो माइनस आप करोगे, एक मिनट मुझे थोड़ा सा
माइनस एक ही चीज होती है, माइनस होता है एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस। यहां पे लिख देते हैं एक्सपेंस किसका, एक्सपेंसेस ऑफ फंड, उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, उस एक्सपेंस से, उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, उनको यहां पर माइनस करने के बाद यहां पर वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू प्लस में आई तो ये चला जाता है लायबिलिटी साइड पर। कौन सी साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। किसकी होती है लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की। लेकिन अगर ये माइनस में आ गया तो ये जाता है एक्सपेंस साइड पर। किसकी एक्सपेंस साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। आपने यही याद रखना है, आंसर प्लस में आया तो कहां जाएगा, माइनस में आया तो कहां जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें कहां आएंगी वो मैं बता देता हूं। अगर कोई फंड का इन्वेस्टमेंट है, अगर फंड का कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएगा। ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। एक मिनट, ठीक है, इट विल बी शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक नीचे जगह बना रखी है और तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है। हाँ जी भैया। यस सर। देखिए आपको क्या देगा, आपको क्वेश्चन में एक फंड देगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है मैच फंड, और ये मैच फंड आपको दिया गया है 15,000 रुपए का। साथ में आपको एक और चीज दी गई है, 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट है। मैच फंड का इन्वेस्टमेंट है और ये भी 15,000 रुपए का। ज्यादातर फंड और उसके इन्वेस्टमेंट एक ही वैल्यू के होते हैं। उसके बाद आपको यहां पर दिया गया एक डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड 18,000 रुपए, और एक और डोनेशन दिया गया है स्पोर्ट्स फंड, मान लीजिए 15,000 रुपए। फिर आपको मैच एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और मैच एक्सपेंसेस आपको बताए गए हैं 20,000 रुपए के। आपसे बोला गया है कि ये बताओ कि आप बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या दिखाने वाले हो। सबसे पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इसमें ये जो आपको यहां पर स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, क्या आप इसको इस्तेमाल करोगे, इसके डोनेशन को? No, sir. नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये सब मैच हैं और ये भाई साहब जो हैं ये क्या है, Sports. स्पोर्ट्स फंड है, इसलिए आप इसे यूज नहीं करोगे। आपको जो लेने सारे मैच वाले होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे इसका सॉल्यूशन बनाओगे, क्या इसमें करोगे, तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि कहीं पर भी, वैसे तो इतना बड़ा आपको बनाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। पहले आप इस मैच फंड को ले लीजिए। कितने का मैच फंड है? 15,000। 15,000। अब आप एक काम करिए, वो डोनेशन को ले लीजिए, डोनेशन को। अब आप बोलोगे वो 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैच फंड इन्वेस्टमेंट की जो जगह है वो कौन सी है, बैलेंस शीट। उसने बैलेंस शीट में जाना है, और वो भी कौन सी साइड पे जाना है, एसेट Asset. साइड पर। वो तो फंड, वो तो एसेट है, एसेट को आप इसके अंदर ट्रीट नहीं कर सकते। आप डोनेशन लोगे मैच फंड का, मैच फंड का डोनेशन कितने का है? 18,000. 18,000 रुपए। इस फंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का कोई रेट है, तो इसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी बनेगा। कितने रुपए का? 15,000 1500. रुपए का 10%, 1,500 रुपए ये भी आएगा। ये इनकम ऑफ द फंड हो गई। उसके बाद इस फंड के ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, वो है मैच का एक्सपेंस। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का।
वो आपने माइनस कर दिया। अगर 24 आंसर प्लस में आया तो ये जाने वाला है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। अगर आंसर माइनस में आया तो ये जाने वाला है बैलेंस शीट की सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंस साइड पर। फिलहाल आपका आंसर 14,500 रुपए है और ये प्लस में है। प्लस में है तो कौन सी साइड पे जाने वाला है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में? नो सर। सभी को ये आ गया? किसी को कोई इस पे क्वेश्चन पूछना है कि भाई इसको नहीं लिया उसको ले लिया? आ गया मतलब? चलिए अच्छा मान लीजिए हम इसमें एक एडिशन कर देते हैं। हम कहते हैं मैच एक्सपेंस जो है वो आपका ये इसमें एक क्वेश्चन को पैरेलल क्वेश्चन बना लीजिए। पूरा क्वेश्चन है मैच एक्सपेंस जो है वो 40,000 रुपए के, 20,000 रुपए के ना होकर मैच एक्सपेंस कितने का है? 40,000 रुपए का है। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो चीजें आपके पास हैं आप उन्हें लगाइए। फिर से वही मैच फंड कितने का आपके पास? 15,000 रुपए। उसका 18,000 रुपए का क्या मिला हुआ है? डोनेशन। मैं क्वेश्चन दूसरा करा रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन हो रहा है लगभग। सेकंड अल्टरनेटिव है, ये फर्स्ट था। ठीक है, हमने एक्सपेंस बदल दिया बस। ठीक है, आपको यहाँ पे बताने के लिए कि क्वेश्चन में होगा क्या। इंटरेस्ट आपका 1,500 रुपए और 40,000 रुपए आपके किस चीज के आ गए? एक्सपेंस के आगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर माइनस में चला जाएगा प्लस में आ जाएगा? -5500 आएगा। हाँ -5500, पर आप इसे माइनस लिखोगे नहीं, बस आप इसके आगे ये बता दोगे कि ये भाई साहब कौन सी साइड पे जाने वाले हैं? एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। आपका सिर्फ एक एक्सपेंस बदलने से पूरे क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। ठीक है, आपका अगर आपने इस क्वेश्चन में अगर इस वैल्यू में कोई भी थोड़ी भी गलती करी इसको मतलब प्लस माइनस करने में, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, देखिए साइड भी बदल देगा, अकाउंट भी बदल देगा। माइनस में आया वो एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, अब प्लस में आया तो कहां चला गया था? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को भी? नो सर। नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है जी, मान लेते हैं आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम वापस आते हैं सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट मेन सोर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, अच्छा, इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट की सबसे मेन सोर्स क्या होती है इनकम की? सब्सक्रिप्शन होती है। ये इसी से कमाते हैं। ये वो अमाउंट पेड होता है जो उसके मेंबर्स देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके मेंबर्स देंगे, ये आउटसाइडर नहीं देगा। ठीक है, और एक और चीज, इफ देर इज एनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विच इज ऑफ स्पेशल नेचर, अगर कोई स्पेशल नेचर का सब्सक्रिप्शन मिला है, इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जनरल सब्सक्रिप्शन। उसको जनरल सब्सक्रिप्शन से हटाइए, क्योंकि उसकी साइड कौन सी है? अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन है तो साइड कौन सी है? लायबिलिटी है। ठीक है, और तब तक ये बैलेंस शीट के अंदर रहेगा जब तक आप इसे यूज नहीं कर देते। वैसे मेनली सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपका क्या होता है? रेवेन्यू होता है, आपकी इनकम होता है। लेकिन ये उस सब्सक्रिप्शन के बारे में कह रहा है जो स्पेशल नेचर का है। स्पेशल नेचर का मतलब ये है कि सरकार ने आपको दिया है, सरकार सब्सक्राइब कर रही है कुछ चीजों को, तो वहां पर सरकार आपको सब्सक्रिप्शन दे रही है। अच्छा, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का मतलब है ये शेयर्स के सब्सक्रिप्शन से बिल्कुल अलग है। इस सब्सक्रिप्शन का मतलब असल में चंदे से है। ठीक है, जो चंदा होता है उससे ये मतलब है। चंदा होता है ना, होली का आजकल बहुत लोग मांग रहे होंगे। ठीक है, तो ये उस तरीके की बात है। ठीक, अच्छा, एक और चीज आपने यहाँ पे समझनी है कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। किस तरीके से? देखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर में आपको रिसीव हुआ होता है उसे आप यहाँ पे लगाओगे। इसके ऊपर दो चीजें ऐड होंगी, जो रेड लाइन में है ये ऐड होने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है आप उसे ऐड करोगे। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर में मिला था और वो करंट ईयर का है। मान लीजिए, एक मिनट, जस्ट एक मिनट ना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता, ये आपके उसमें परमानेंट लिखा जा रहा है।
इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा इसको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए 2017 में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2000 रुपए, और ये सब्सक्रिप्शन 2018 का है, और आप 2018 का ही रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो 2018 आपका ईयर कौन सा हो गया? करंट ईयर। हाँ जी। ठीक है, और 2017 में आपको 2000 रुपीज मिला था, कौन से ईयर का? 2018 का। तो 2018 की इनकम में आप सिर्फ 2018 वाला पॉइंट जोड़ रहे हो, तो वो सब्सक्रिप्शन जो आपका एडवांस हुआ था लास्ट ईयर में और था किसका? करंट ईयर का, आपने उसे यहां पर ऐड कर देना है। आप माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे उस सब्सक्रिप्शन को जो प्रीवियस ईयर का है और रिसीव करंट ईयर में हो रहा है। तो बेसिकली आप सिर्फ करंट ईयर की इनकम को निकाल रहे हो। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ये बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास 15,000 रुपए, आपको किसी ने 15 दिए, एग्जांपल बना रहा हूं, 15,000 रुपए दिए। मैं ये कहता हूं कि 1,000 रुपए पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने हैं इसमें? 15,000 15 मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस साल आपको 15 मिले। अब मैं ये कह रहा हूँ 1,000 रुपीज प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं, तो करंट ईयर को कितना बिलोंग करता है? 14। 14। तो यही तो था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का। जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अच्छा मान लेते हैं ये तो 1,000 कटने के बाद आपका 14 रह गया, 14 रह गया। चलो अब मैंने कहा इसमें 2,000 रुपीज जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। आपका ईयर कौन सा चल रहा है इस वक्त? 2021। मैं कहता हूँ 2,000 रुपीज 2022 का है, तो करंट ईयर का कितना है फिर इसमें? 12,000। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 14 में से 2,000 रुपीज कब का है? 14 ले लिया ना। अब 1,000 रुपए तो आपने पिछले वाला हटा दिया, तो 14 रह गया। ठीक है, 14,000 में से 2021 का कितना है? 2021 तो चल रहा है। मैं कह रहा हूँ 2022 का है 2,000 रुपीज। 2022 का इसके अंदर 2,000 रुपए इंक्लूड है, तो आप 2,000 रुपए को इसमें से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे ना, ताकि आप करंट ईयर का कितना ला सको? 12। आप इस पूरे 12। लॉजिक में कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसमें ये पता कर रहे हो कि करंट ईयर का कितना है। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं कि जब आपको करंट ईयर का निकालना है तो उसमें कोई भी पैसा है, मान लीजिए 20,000 रुपए, अब इसमें से आपको वो पैसा हटाना है जो पिछले साल को बिलोंग करता है, और वो पैसा हटाना है जो करंट ईयर को नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। जो नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं उस पैसे को इसमें से हटा दीजिए, और इसमें ऐड किसको कर दीजिए? जो करंट ईयर को बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जो करंट ईयर को बिलोंग करता है उसको ऐड करना है, जो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है उसको माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर को वाले को माइनस करना है। और इसी में ये लिखा गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन लास्ट ईयर बिलोंगिंग टू करंट ईयर। करंट ईयर को बिलोंग कर रहा था, इसलिए आपने इसे क्या किया? ऐड किया। इसे भी आप ऐड कर दोगे। लेस किसे करोगे? जो आपका प्रीवियस ईयर का होगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव करंट ईयर में हो रहा है, उससे आप यहाँ पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है उसको भी यहाँ पे से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। एक फाइनल अमाउंट आएगी यहाँ पर, और ये जाएगी कहां पर? क्रेडिट होगी किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस ये यही जाएगी, इसका प्लस माइनस नहीं होता। इनकम कभी माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। कभी सुना है इनकम माइनस में? कभी सुना है कि आप नौकरी करने गए, उन्होंने आपसे पैसे ले लिए? नो सर। नहीं होता। इनकम कभी भी माइनस में नहीं होती, वो जीरो हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? सब्सक्रिप्शन के हो गए। लेकिन इसका तो अकाउंट भी बनता है। अब अकाउंट बनाने के लिए जगह छोड़ी गई है। अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझाने के लिए मैंने ये जगह छोड़ी है। आपको अकाउंट बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि क्या होता है। मुझे ये बताएं, अकाउंट की दो साइड होती है शायद, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा वाला कहां जाता है। एडवांस प्रीवियस ईयर वाला क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, वो बताने के लिए आपको ये मैं इस तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, अब यहां पे बाकी जगह मैं कर देता हूं सही। इसमें सबसे पहले ये साइड है आपकी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट क्या होता है? एडवांस होता है क्रेडिट। कौन सा एडवांस? प्रीवियस ईयर का एडवांस क्रेडिट होता है। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर में मिला है करंट ईयर के लिए, वो आप क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, आप डेबिट किसको करने वाले हैं? आप डेबिट करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग को। कौन सा आउटस्टैंडिंग? जो प्रीवियस ईयर का है।
जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है आप उसे यहाँ पर क्या करने वाले, डेबिट करने वाले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे डेबिट कौन होने वाला है, यहाँ पर अकाउंट डेबिट होने वाला है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्रेडिट कौन होने वाला है, बाय बैंक, जितना आपको रिसीव हुआ होगा। और क्या क्रेडिट होगा, एक चीज और क्रेडिट होगी, वो होगा आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग किसका होगा, करेंट ईयर का, ठीक है। और इधर से एक एडवांस होगा, एडवांस कौन सा होगा, आप ये कहें कि करंट ईयर का, ये कहें नेक्स्ट ईयर का। करंट ईयर में जो एडवांस है, ये नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्रेडिट वाले आपस में प्लस होंगे और डेबिट वाले आपस में माइनस हो रहे होंगे। क्रेडिट वाले प्लस हैं और डेबिट वाले माइनस हैं। अब जरा इस वाले फॉर्मेट को देखिए, आपको याद होगा इस वाले ऊपर वाले हिस्से में कि ये आउटस्टैंडिंग है कौन सा, करंट ईयर का। तो देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर रिसीव हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, बैंक वाले में जो रिसीव हुआ था। और ये वाला देखो एडवांस वाला, एडवांस कौन सा था, ये लास्ट ईयर में एडवांस था, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस था। और प्रीवियस ईयर का एडवांस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो। तो दो चीजें जो ऐड की हैं वो दोनों चीजें यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, और जो दो चीजें आपने माइनस करी हैं वो इस तरीके से यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह अकाउंट हो जाता है, उसमें चला जाता है। हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे और उससे हमें ये बातें समझ में आएगी। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं वापस, एक एक न्यूमेरिकल बताता जा रहा हूं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कुछ स्पेशल बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जरा से ध्यान दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के केस की बात है, आपको क्वेश्चन कैसे देते हैं, अगर देना हो तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव बताएगा पूरे साल का। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। मान लेते हैं आपका जो ईयर चल रहा है वो 2021 चल रहा है, यह आपका करेंट ईयर है, ठीक है। करेंट ईयर में जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 50,000 रुपये। एग्जाम्पल लेवल, ज्यादा उसमें मत लीजिएगा। फिर है सब्सक्रिप्शन ड्यू। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग या एडवांस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। ड्यू फॉर 2020-21, 2020-21 का जो ड्यू चल रहा है वो 15,000 रुपये चल रहा है। फिर बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019-20, ठीक है, 19-20 का सब्सक्रिप्शन आपको 5,000 मिला है। ये 19-20 का जो सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, ये एडवांस है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब एक और लिखता है, आपको कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021-22। तो ये जो आपको यहाँ पे 4,000 रुपये लिखा है, ये किस चीज का सब्सक्रिप्शन है, 21-22 का। 21-22 मतलब अगला साल, अगला साल मतलब ये एडवांस है, करेक्ट। अच्छा, ये दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये मान के चल रहे हैं कि इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें मैं ये लिख देता हूं, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, ये ऊपर वाले में इंक्लूडेड है, ठीक है, ऊपर वाले में क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। और एक सब्सक्रिप्शन है रिसीव्ड इन 2019-20 फॉर द ईयर 2020-21। 2019-20 में 2020-21 का पैसा मिला, ये क्या होगा, पिछले साल एडवांस था या इस साल एडवांस है, ये पिछले साल। ये पिछले साल, ठीक है, ये पिछले साल का एडवांस है जो 19-20 में आपको मिला है, पर था 2020-21 का। अब आपसे पूछेगा टोटल सब्सक्रिप्शन क्या जाएगा, तो आपने करना क्या है, आपको मैंने अभी लिखवाया कि आप प्लस कौन सा वाला करेंगे इसमें से, तो आप करेंट ईयर वाले को करेंगे प्लस, और जो प्रीवियस ईयर का है 19-20, ये तो प्रीवियस ईयर का पैसा है। आपका करंट ईयर कौन सा है, 2021। बस आपको इसको ढूंढना है, ये कहाँ है, ये 2020-21 है, ठीक है। ये करंट ईयर का पैसा है, आपने प्लस किया, प्रीवियस वाले को क्या किया, माइनस। ये पैसा कब का है, 21-22 का है, इस पैसे को आप क्या करोगे, माइनस। और ये 19-20 का पैसा है, लेकिन था कौन से ईयर का, 2020-21 का, तो इसको आपने क्या कर दिया, प्लस।
अब आप इसे लिख लीजिए भले ही। आपने का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला वो था 50,000 रुपए का। उसके ऊपर ऐड दो चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 15,000। फिर आप एडवांस लेते हो इसमें, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का एडवांस है आपका सेम 15,000। ये वाले 15 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, 2 15 हो गए वहां पर, तो ऐसा ना हो कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा वाला 15 ले लिया ये। ठीक है, और लेस कौन से करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वहां पर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, और वो कितने रुपए था, ये रहा 5,000 रुपए। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और एक चीज और माइनस करनी है, वो है एडवांस। एडवांस किसका, नेक्स्ट ईयर का। करेंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस कितना दिया गया है, 4,000 4,000 रुपए। रुपये। अब इसे आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 71,000। कर दिया कैलकुलेट। ठीक है, 71,000। और इस 71,000 को कौन सी साइड पे भेजोगे आप, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका एक दूसरा केस होता है जिसमें आसान काम होता है। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन ऐसा रेज करे, मुझे बता सकते हो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। अगर वो बोले कि सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए है और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15 है, आप इसे ऐड करोगे माइनस करोगे। ऐड। वो बोलता है आपको कि सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए है करेंट ईयर का, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 5,000, आप इसे माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस। माइनस होगा। ठीक है। बस आपसे यही क्वेश्चन अगर पूछना है तो यही क्वेश्चन पूछना है उसने, कि ऐड करोगे, लेस करोगे, या टोटल बता दो कि कितना आएगा। ठीक, इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसमें वो आपके लिए बड़ा आसान कर देता है। वो आपको पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा एक क्लब है, इसके पास 500 मेंबर हैं। ठीक है, पर मेंबर पर मंथ जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 रुपए का है। फिर बोलेगा करंट ईयर में 200 मेंबर्स ने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज बनाने में गलती कर दी, एक मिनट। नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का नहीं दिया है। आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे, बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, कौन सी साइड पे दिखाओगे। ठीक है, और तीसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। ये 3 क्वेश्चन है। इसको पढ़ के आप 3 क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। इन 3 क्वेश्चनों को पढ़कर, इन पॉइंट्स को पढ़कर क्या आप इन तीनों के जवाब दे सकते हो। तो पहला काम, कुछ मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर एक क्लब के पास 500 मेंबर हैं, हर मेंबर हर महीने उसको 10 रुपए देगा, तो उसकी इनकम कितनी होगी, मिले नहीं मिले वो छोड़ो, इनकम कितनी होगी। वो कहेगा 500 लोग हैं, 10 रुपए पर मंथ मिलता है, 12 महीने के पैसे कितने हो जाएंगे उसके, 60,000 हो जाएंगे। 60,000 किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बड़ी इजीली निकल गया। 60,000 रुपए आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम तो 60,000 है ना, मिली नहीं मिली वो अलग बात है, एक्रूअल बेसिस पे है ना। तो आपका मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस इनकम कमानी है। भैया स्कूल के पास 500 बच्चे हैं, 10 रुपए एक बच्चा फीस देता है पर मंथ, तो स्कूल की इनकम कितनी है, 60,000 है। भले ही दी नहीं दी वो एक अलग चीज है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट कितने लोगों ने नहीं किया, 200 लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से कितने महीने पेमेंट नहीं किया, 3 महीने, 6,000 रुपये। 3 महीने। इसका मतलब पेमेंट कितने का नहीं आया, 6,000 का। अब एक चीज मुझे एक बताए, अगर आपको मैं बोलूं कि आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, एसेट होती है या करंट लायबिलिटी होती है, जल्दी बताओ। करंट एसेट। करंट एसेट। और सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, इनकम है, एसेट, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है सब्सक्रिप्शन आपका, इनकम। और इनकम क्या होती है, एसेट होती है ना। यस सर। तो फिर कहां दिखाओगे बैलेंस शीट की, एसेट एसेट साइड पर। किसको दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग को। कितना दिखाओगे, 6,000। 6,000 रुपये। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया।
किसी को भी कोई Yes. प्रॉब्लम है? हाँ जी बोलो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? 12-13 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो और आवाज 3-4 लोगों की आती है। बाकियों को ऐसा लगता है जैसे बाकियों को सब समझ में आ जाता है। अरे सर थोड़ी सी स्लाइड ऊपर करना तो। लाइट कहाँ ऊपर? यहाँ बस अरे रुको ना, ऊपर वाली, ये वाली रुको। क्या करना है इसका तुमने? फोटो खींचनी है। कोई जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको आज। ओके फिर ठीक है। ये एक ही पीडीएफ के अंदर सब कुछ चल रहा है। ओके सर। ठीक है। अब मैंने एक नया तरीका खोज लिया ना इसमें कि थ्योरी और पीडीएफ को मैं एक साथ कैसे, न्यूमेरिकल को मैं एक साथ आपको कैसे दे सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक। चलिए, हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, ओके। चलिए बात करते हैं डोनेशन की। अगला पॉइंट हमारे लिए डोनेशन होता है। इसमें डोनेशन क्या है? डोनेशन अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी कंपनी, एनी अदर बॉडी बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। ये एक तरीके का गिफ्ट होता है और ये डेबिट साइड पर आता है रिसिप्टेंट पेमेंट के। जिस साल आपको रिसीव होता है उस साल के रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर आता है। ठीक है। और टाइप ऑफ डोनेशन कितने हैं? 2। एक है स्पेसिफिक डोनेशन और एक है जनरल डोनेशन। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड पे जाते हैं बैलेंस शीट की। रिसीव तो होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दोनों दिखेंगे, स्पेसिफिक भी दिखेगा, जनरल भी दिखेगा। पर स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है और हमेशा कैपिटलाइज होगा। और जो चीजें कैपिटलाइज होती है वो कहां जाती हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाती है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है। अब जरा मैं चीजें, ये तो बिल्डिंग लाइब्रेरी हो गया, मैं आपको बोलता हूँ मशीन खरीदने के लिए डोनेशन मिला है, किसमें डालोगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस ये शीट में। क्यों लाइब्रेरी डालोगे? साइड बैलेंस शीट। हाँ, क्यों डालोगे? क्योंकि क्योंकि वो मशीन क्या एसेट है ना, मशीन एसेट है ना। यस सर। और जहां एसेट जा रही है उसका डोनेशन भी उसके पीछे पीछे वहीं जाएगा। बस आपको ये देखना है कि जिस चीज के लिए वो डोनेशन मिल रहा है वो कहां जा रहा है। अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है तो डोनेशन भी उसका पीछा करके बैलेंस शीट में ही जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। सर पर वो आएगा तो हाँ, लाइबिलिटी साइड पर ना। हाँ आएगा लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि बिल्डिंग आपकी एसेट साइड पर आ जाएगी ना उतनी बड़ी। यस सर। ओके सर। ठीक है। अब आती है जनरल डोनेशन की बारी। जनरल डोनेशन वो होते हैं जिनका मेंशन नहीं होता कि कहां जाएंगे, कहां स्पेंड होंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नॉट मेंशन डोनेशन शुड, हाँ एक चीज, फॉर द पर्पस फॉर विच था यहाँ पर, मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये विद नहीं है। फॉर विच द डोनेशन इज टू बी यूटिलाइज इज नॉट मेंशन। अगर आपको यूटिलाइज, कहां डोनेशन यूटिलाइज करना है ये मेंशन नहीं है, तो डोनेशन को क्या करोगे? डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड शुड बी ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट करोगे इसको? ट्रीटेड एज इनकम। इसे क्या मान लोगे? इनकम। ठीक है। इसे आप इनकम मानोगे। और जब भी इनकम होती है कहां जाती है इनकम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? जब डोनेशन के बारे में लिखा है कि वो बिल्डिंग का डोनेशन है, तो जहां बिल्डिंग गई उसके पीछे पीछे डोनेशन भी चला गया। अगर डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो फिर उसे इनकम मानते हुए, अरे यार मैंने शुड बी ट्रीटेड में ये लिख दिया वापस, यहाँ पे ट्रीटेड लिखना था मुझे। ठीक है। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसे क्या करोगे? उसे क्या ट्रीट करोगे? आप उसे ट्रीट करोगे एज इनकम। और इनकम मेंशन कर दोगे तो फिर उसके लिए कौन सा अकाउंट होगा? इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको देख लेना, ये ट्रीटेड लिखा है, बड़ा अजीब हो रहा है, बार बार उसमें स्लिप मार रहा है। ठीक है। ये तो हो गया डोनेशन के बारे में। अब आती है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में ना कई जगहों पर थोड़े से मतभेद टाइप के हैं। कुछ अकाउंटेंट कहते हैं कि भैया ये तो ये जब भी आता है तो ये मेंबरशिप में चेंज करता है और रेगुलरली रिसीव होता है, इसलिए रेवेन्यू मानना चाहिए। कुछ अकाउंटेंट कहते हैं नहीं मानना चाहिए। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि हम इसे रेवेन्यू मानेंगे। हम इसे क्या मानेंगे? रेवेन्यू। इसीलिए अंडरलाइन वाली का इनकम को देखिए। ठीक है।
treated it as income and enter on the credit side of income and expenditure। ठीक है, इसे आप income and expenditure अकाउंट में डालेंगे। कभी भी वो एंट्रेंस फीस बोलेगा, एडमिशन फीस बोलेगा, कहां डालोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर। आपको कुछ बातें यहां पे याद रखनी है। जनरल, ये रेड कलर में जो लिखे हुए हैं ये सब रेवेन्यू वाले हैं, और जो ब्लू कलर में सारे के सारे कैपिटल हैं। देखिए, जनरल डोनेशन को क्या मानोगे? रेवेन्यू। कैपिटल क्या मानोगे? स्पेसिफिक को क्या मानोगे? कैपिटल। एंट्रेंस फीस क्या होगी? रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा? रेवेन्यू रहेगा। लाइफ मेंबरशिप कैपिटल होगी। इंडोरमेंट फंड क्या होगा? कैपिटल होगा। गवर्नमेंट अगर आपको कुछ देती है तो रेवेन्यू होगा, और डेवलपमेंट ग्रांट्स होंगे तो कैपिटल होगा। इसके साथ एक चीज रह गई, उसको लिख लीजिएगा, लेगेसीज। लेगेसीज हमेशा क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, और कोई मुझे बता सकता है कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे दिखती हैं? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड पे दिखती हैं, करेक्ट। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी साइड पे दिखते हैं? एक्सपेंस एसेट वो साइड पे दिखते हैं। एसेट साइड पे। ठीक है। एंडोनमेंट फंड क्या होता है? देखो, एंडोनमेंट का मतलब होता है अपने आप को पूरे लाइफ भर एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंडोनमेंट फंड लेते हैं एलआईसी के। एलआईसी में हम पैसे को जमा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 10 साल बाद वो हमारे पैसे को थोड़ा वापस कर देती है, कुछ पैसे को फिर आगे कंटिन्यू कर देती है। हम अपने आप को परमानेंट सपोर्ट रखते हैं अपने लिए कि चलो भाई थोड़ा पैसा हमने कहीं पे बचाया हुआ है। ऐसे ये भी करते हैं, कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट वाले भी करते हैं। लेकिन ये इस एंडोनमेंट फंड को दिखाते कहाँ हैं? एंडोनमेंट फंड को ये हमेशा दिखाते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। और क्वेश्चन कई बार आता है कि आप इसे कहां दिखाओगे? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप इसे कहां दिखाओगे? लायबिलिटी साइड पर। इट शोन इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीजें कहां जाएंगी, और आपको इसे वहीं पर ही लिखना होगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एंडोनमेंट फंड कहां जाएगा। वैसे ऊपर मैंने बता दिया था कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए लायबिलिटी साइड पर ही जाएगा। मेंबरशिप फीस बता सकते हो? अच्छा, मेंबरशिप फीस लिख दिया, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ना लाइफ डाल देना। अच्छा बताओ, लाइफ 1 साल की होती है, 1 साल से ज्यादा की होती है? ज्यादा एक साल से ज्यादा की हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर 1 साल से ज्यादा की होती है तो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगा। और अगर कैपिटल हो गया तो कौन सी साइड पे चला जाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड। एक वर्ड आता है इसमें, हॉनोरेरियम। ऑनोरेरियम किसको बोलते हैं? ऑनोरेरियम उनको पेमेंट किया जाता है जो हमारे एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, और इसे रेवेन्यू माना जाता है। कैसे? एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मंदिरों में ना डिस्पेंसरी होती है। यस सर। सुना है कभी? मंदिरों में डिस्पेंसरी होती है, वो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज होती हैं। और वो क्या करते हैं, पेमेंट वो क्या करते हैं, दवाई देते हैं। सुबह खुलती है वो 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर होता है अपने काम पे चल जाता है। वहां पे जो डॉक्टर आता है वो एज अ चैरिटेबल पर्पज के लिए आया है, लेकिन अपने नॉलेज का तो पूरा इस्तेमाल कर रहा है ना। इसीलिए चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है उसको कुछ पैसे देता है। उसका एम्प्लॉय तो नहीं है ना डॉक्टर, नहीं है। चैरिटेबल का इंस्टीट्यूशन का वो एम्प्लॉय तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको कुछ पेमेंट करते हैं। उस पेमेंट को हम बोलते हैं ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनोरेरियम बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं, जितने कुछ लोगों को अगर जानना हो तो हिंदी में इसको बोलते हैं मानदेय। ठीक है, मतलब हम सिर्फ उसको एक क्या कर रहे हैं, मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब रिस्पेक्ट। तो हम उसको सिर्फ रिस्पेक्ट, एज अ रिस्पेक्ट के पैसा दे रहे हैं, उसके काम की वैल्यू नहीं लगा रहे। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के काम की वैल्यू आप वहां पे नहीं लगा पा रहे हो। आप वहां पर सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, एज अ रिस्पेक्ट ये पैसा देते हो। ठीक है, और ये पैसा आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। अगर आपके लिए एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। थक तो नहीं गए? नो सर। ठीक, सबका ध्यान यही है ना? कोई सो तो नहीं गया देखते देखते? नहीं कभी कभी भैया। लगता है मुझे बीच क्लास में ना एक पोल लगा देना चाहिए साइड में, और यहाँ पे पूछना चाहिए कि कब हो क्या है जवाब। ठीक है, और तब तुम मुझे रिप्लाई करो, देखो कितनों के रिप्लाई आते हैं। ऐसे नहीं बोल सक रहे तो शायद ऐसे करोगे, है ना? ये भी फीचर ढूंढता हूँ।
पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कौन सा अकाउंट है यही पूछ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? समरी है। किस चीज की समरी है? इनकम एंड एक्सपेंसेस की समरी है। और कौन से इनकम एंड एक्सपेंसेस की समरी है? किसी पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की है। और ये कैसा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वैसे यहां बनता है, लेकिन यहां प्रॉफिट तो नहीं होता। यहां क्या होता है? जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। सरप्लस। और जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे इनकम है, ये रह गया, इनकम लिखना है इसको, ठीक, या ये कह लो, मैं काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम है इस जगह पे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट। तो नॉर्मल भाषा में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो तो क्या आएगा? डेफिसिट। और अगर आपके इनकम एक्सपेंस से ज्यादा हो क्या आएगा? सरप्लस। Plus. ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सरप्लस। देखो, आप जब पेपर देखोगे, कोई भी पिछला भी देखोगे आप, क्योंकि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है यहाँ तक का, तो मैं आपको एक बार प्रीवियस पेपर दिखा दूंगा। उसे पढ़कर आप देखिएगा कि क्वेश्चन कुछ हैवी नहीं आता, बहुत आसान आता है। इतना तो बहुत कुछ लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कहीं इस बीच में से कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। ज्यादातर वो यही पूछता है, नॉमिनल है, ये पूछ लेगा एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से क्या होगा, इस तरह की चीजें पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता किसकी मदद से है? रिसिप्ट रिसिप्ट एंड एंड पेमेंट। पेमेंट अकाउंट की मदद से, ठीक है। और कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन होंगी। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे उन्हें क्या करोगे? डेबिट करोगे। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे आप उन्हें क्या करोगे? डेबिट करोगे। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस को। तो इनकम को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट फाउंड इन दिस अकाउंट। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर है उनको यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। रिसिप्टेड पेमेंट को तो दिखते हैं। रिसिप्टेड पेमेंट को तो ये कोई मतलब होता नहीं कि किस साल का पैसा है, कब का पैसा है, किस चीज का पैसा है, वो तो हर चीज रिकॉर्ड करती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तो बहुत संभल के रहना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक लालची अकाउंट है। उसमें जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज का है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ईमान धर्म है, और वो बोलता है देखो भैया, एक तो पर्टिकुलर ईयर का चाहिए मुझको, और दूसरा मुझको एक्सपेंस और क्या चाहिए? इनकम चाहिए। मैं बैलेंस शीट की चीजों को अपने पास नहीं रखता, ठीक है। बैलेंस शीट की चीजों को बैलेंस शीट रखेगी, यानी कि कैपिटल वाली चीजों को कैपिटल रखेगा, मैं नहीं रखूंगा। साफ मना कर देता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहली बात वो ये बोलता है कि मैं किसी पर्टिकुलर ईयर की चीजों को रखूंगा। 2018 की चीज 2019 में मिली है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 2019 वाली चीजों को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैं 2019 के लिए बनाया जा रहा हूँ। जिस साल के लिए बनाया जा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ उसी साल के ही एक्सपेंसेस, उसी साल की इनकम को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, उसके अलावा किसी को रिकॉर्ड नहीं करता। रिसिप्ट एंड पेमेंट का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। बस पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए, चाहे वो 1000 साल पुराना ही पैसा होगा, चाहे वो आने वाले लाखों साल बाद का पैसा होगा, वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है करंट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो चाहे उसकी पेमेंट नहीं हुई हो। और दूसरा, बैलेंस शीट की चीजों को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। और मैं कौन से कंसेप्ट पे बनता हूं? एक्यूरल कंसेप्ट पर। और एक्यूरल कंसेप्ट ही क्या कहता है कि चाहे पेमेंट हो ना हो, रिकॉर्डिंग यही की जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं भैया। नहीं भैया। बातें समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई इसके फॉर्मेट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसके फॉर्मेट नहीं आते। इतना बड़ा फॉर्मेट पेपर में देगा ही क्यों? उससे जो पूछना होगा यही है, एक्यूरल कंसेप्ट है, रेवेन्यू इनकम कहाँ जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, किससे बनता है, ठीक है। कैपिटल नेचर वाली चीज आती नहीं आती, एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, इनकम एक्सपेंस से कम है, या फिर कैसा अकाउंट है, बस इतना पूछना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैपिटल फंड क्या होता है? देखो, आप ट्रेडिंग कंसर्न तो हो नहीं, नॉन ट्रेडिंग हो, एनपीओ हो। एनपीओ हो तो जाहिर सी बात है आपका कोई कैपिटल तो होना नहीं चाहिए। कैपिटल किसका होता है? ट्रेडिंग कंसर्न का होता है, ठीक है। तो यहां पे जो कैपिटल निकलती है उसे हम कैपिटल फंड रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस किसका?
अरे कैपिटल क्या होती है बताओ, चलो कैपिटल बताओ क्या होती है, कैपिटल का फॉर्मूला assets बोलो। minus liability, ओनर्स assets minus liability एसेट्स माइनस liability, लायबिलिटी, डिफरेंस। बस इसके आगे फंड जोड़ दो, बात खत्म, हो गया। यही है इसका फॉर्मूला भी, कुछ अलग थोड़ी ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस आपने फंड जोड़ दिया, फॉर्मूला तो वही है। ये रहा एसेट और लायबिलिटी साइड का जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं, और इसे कई बार किस फंड के नाम से जाना जाता है, general, जनरल। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? हाँ जी भैया, यस सारा सर। थियोरेटिकल सेशन जो था एनपीओ का मैंने खत्म कर दिया। जो आपसे पेपर में पूछने लायक है वो इसी के अंदर है, इससे बाहर कहीं नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा। बस एक कंज्यूमेबल मटेरियल की बात आती है, इसके लिए मैंने एक जगह छोड़ी थी। कंज्यूमर मटेरियल क्या चीज है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डिस्पेंसरी होती है तो उनके पास दवाइयां होती हैं, यस सर। हाँ जी, अच्छा वो दवाइयां खरीदते भी होंगे, हाँ जी, Yes. कुछ दवाइयां बच भी जाती होंगी। जी, इनके डिफरेंस को जो बोलता है वो बोलता है कंज्यूमेबल। कैसे निकालना होता है इसका तरीका देखना है, पेपर में कम आता है लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे। सबसे पहले आप लगाते हो ओपनिंग स्टॉक को, किसी भी चीज का हो सकता है, आगे मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा नीचे तब आपको बता दूंगा क्या क्या है। उसके ऊपर आपने परचेज जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? परचेज। परचेज, उसमें से माइनस आपको करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। Closing बस stock, अगर आप इसे कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये कंज्यूमेबल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा असल में? कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल, करेक्ट, ठीक है। आपको याद है किस चीज का फॉर्मूला है? कोई बता सकता है इस फॉर्मूले का? इसका ये किसी चीज का फॉर्मूला भी है, सीओजीएस। सीओजीएस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है असल में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम इसको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है परचेज। क्या परचेज क्वेश्चन में होती है? वो कहता है कई बार परचेज क्वेश्चन में नहीं होती, तो आपको परचेज कैसे निकालनी होती है? आप अपने क्लोजिंग क्रेडिटर्स को उठाओ, उसके ऊपर पेमेंट्स को ऐड करो जो आपने उन्हें पेमेंट्स की होंगी, और माइनस कर दो उसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स को। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। क्वेश्चन में परचेज दे रखी है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में परचेज नहीं है, निकालने की जरूरत। क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकली आपको समझा देता हूँ, और ये हमारे आज का क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। मैंने एनपीओ को इसमें एक ही दिन में निपटाने की कोशिश क्यों की है, उसकी वजह वही है सिलेबस का। अगर मैं जल्दी जल्दी चल जाऊं, हमारा सिलेबस जल्दी निपट जाए, तो हम एक बार और इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए आपको क्या करता है, एक मिनट, अभी जगह है ना, मेरे पास बहुत जगह है, मैंने बहुत जगह बना दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वो आपको देता है स्टेशनरी का स्टॉक। अब वो क्या करेगा? स्टेशनरी एट द बिगिनिंग भी लिख सकता है, डेट भी दे सकता है। मान लीजिए उसे डेट दे रखी है 1 जनवरी सन 2020 को स्टेशनरी का जो बैलेंस है वो 50,000 है। फिर वो आपको बोलेगा परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने पूरे साल भर में स्टेशनरी खरीदी है 1.5 लाख रुपए। फिर बोलता है स्टेशनरी जो है वो आपकी 31 दिसंबर 2020 को जो है वो है 80,000 रुपए की। अब मुझे इसमें ओपनिंग क्या है क्लोजिंग क्या है कोई बताएगा? Opening सर 50,000. टॉप पे opening, ओपनिंग है, लास्ट में क्लोजिंग हाँ, है, बीच में परचेज है। 31 दिसंबर 2020 को क्या है? closing, क्लोजिंग है। और ये वाला क्या है? opening, परचेज तो आपको दे रखा है। तो अब तो क्वेश्चन आसान है, क्या करना होता है? opening ओपनिंग plus वाले को लेते हैं, closing, उसमें हम परचेज को क्या करते हैं? add, ऐड करते ऐड कर देते हैं, और माइनस किसको कर देते हैं? closing, तो भैया एडजस्ट का फॉर्मूला भी तो बन गया है। 1,20,000। 20,000, 20,000। 1,20,000। यह आ गया कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, करेक्ट। हाँ जी, अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे एडिशनल कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में एडिशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मैं एडिशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में एक, ये एडिशनल एडिशन है, क्वेश्चन में अलग से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, अलग से। इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए इसके सेकंड पार्ट को बनाया जा रहा है। अगर इसने ये लिखा होता कि सेल ऑफ स्टेशनरी हुई है 1,30,000 रुपए की, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट होता लॉस होता? Profit. प्रॉफिट। profit, कैसे पता?
आपने 1,20,000 की स्टेशनरी को कितने बेच दिया होता उस केस में? 1,30,000 रुपए में। प्रॉफिट कितने का होता असल में? 10,000 का। तो ये कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी जो है, दो चीजें हो सकती है। अगर उसने सेल दे दी तब तो वो प्रॉफिट पूछेगा, और अगर उसने सेल नहीं दी तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि कौन से अकाउंट में जाएगा। तो अगर उसने इफ नो सेल इज गिवन, अगर सेल नहीं दी है तो फिर ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। और अगर सेल दे दी तो फिर क्या निकलेगा क्वेश्चन में? प्रॉफिट। बात समझ में आई? किसी का कोई दिक्कत इसमें? सर ये जो सेल्स ऑफ स्टेशनरी के बाद आपने प्रॉफिट निकालना बताया ना सर, उसके बाद आपने जो ब्लू ब्लू से लिखा है, क्या लिखा मुझे एक बार समझा दो प्लीज। इफ नो सेल इज गिवन, अगर कोई सेल नहीं दी है तो आप इस 1,20,000 को कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा दोगे। और अगर सेल आएगी, अगर सेल दी होगी तो क्वेश्चन में क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड पे दिखाते हैं? इनकम साइड पे दिखाते हैं। किसकी होती है इनकम साइड? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही है, पर कहाँ जाना है वो है दिक्कत। तो कहाँ गया वो इस बार? अगर सेल नहीं थी तब तो उसने एक्सपेंस साइड पे जाना है, और अगर सेल है तो क्वेश्चन में प्रॉफिट आया तो इनकम साइड पे जाएगा, और लॉस आया तो एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस एक्सपेंस साइड पे जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी किसी चीज में कोई भी परेशानी? नहीं भैया। नहीं भैया। सबको आ गया ये पूरा टॉपिक समझ में? हाँ जी। एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा साथ में रखकर, आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर हम इसमें कल हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप शुरू हो रहा है, ठीक है? मुझे ये इतनी तेजी से चलना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मजबूरी है मेरी, ठीक है? और आपके लिए ये हर दिन का काम इतना सारा रहेगा, आपको ये नोट करना पड़ेगा। भैया कल क्या स्टार्ट? कल स्टार्ट होगा आपका, क्या बोलते हैं उसे, पार्टनरशिप। ठीक है, कल पार्टनरशिप शुरू होगी। चलो ठीक है, आज का काम इतना ही है। मैं आपको ये फाइल भेज देता हूँ, आप इस फाइल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अपने काम को पूरा कर लीजिएगा भाई, इसको अपडेट रखिएगा, ठीक है? नहीं तो बाद में आपके लिए बहुत सारा हो जाएगा। हाँ, इसी का पीडीएफ है, सारा पीडीएफ इसी के अंदर है। नहीं सिलेबस का पीडीएफ भी भेज देना। सिलेबस का पीडीएफ, चलिए मैं भेज दूंगा सिलेबस का पीडीएफ। और सर प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे दो। प्रीवियस ईयर का पेपर ना मुझे रुको, मेरे पास है तो सही, पर ना वो मेरे को भेजना पड़ेगा इसमें। रुको एक जस्ट मुझे टाइम दो थोड़ा सा, मैं आपको जो पिछला हुआ था, ठीक पिछला वो वाला दे देता हूँ पहले। ठीक है, एक मिनट दो जस्ट, मैं बनाया तो थी वो फाइल, पर कहाँ है ढूंढनी पड़ेगी। सर दे देना, ढूंढ के दे देना। कोई बात नहीं, बाद में बना। थैंक यू ठीक सर। है।